हेलो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे जो 12th क्लास है उसके अंदर जो मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर है, चौथे चैप्टर यानी डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, सारणिक पढ़ रहे थे। इससे पहले दोस्तों हमने जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट कर ली थी, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। और कल वाले जो पीछे वाला इंट्रोडक्शन वाला था उसमें हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारणी के कुछ गुणधर्म है दोस्तों, वो हमें सबसे पहले पता होने चाहिए, तभी ये हमारे सारे वाले एग्जाम्पल हो पाएंगे, तभी हमारे लिए एक्सरसाइज 4.2 और जो विविध प्रश्नावली जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो पाएगी। दोस्तों अगर आपने हमारा जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले दोस्तों आप वो जरूर देखें, तब ये क्वेश्चन एकदम इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। दोस्तों तो मैं एग्जाम्पल नंबर 8 की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8 शुरुआत करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं ये जो हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जो सारणिक दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि 49 1 ये रहा, ये 49 यानी 49 1 6 39 7 4 10 2 1, ये हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है दोस्तों। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और ये बोला है इसका प्रसार नहीं करना है, इसका विस्तार नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं इसका C1 का प्रसार करके हल कर दूं, R1 का प्रसार करके हल कर दूं, नहीं। हमने जो इसके प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इसको हल करना है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, देखिए एक संक्रिया कर रहा हूँ दोस्तों। संक्रिया के लिए मैं दोस्तों पीछे वाला कल वाला वीडियो में सीखा था, ये जो इसका C1 है ये क्या इसके लिए C1, तो मैं C1 में संक्रिया लगाऊंगा। C1 में संक्रिया लगाएंगे और किस प्रकार से लगाएंगे, इसका मतलब C1 में संक्रिया लगाई जा रही है और संक्रिया इस प्रकार से लगाई जाएगी, C1 जो है उसमें से मैं घटाता हूं। अब मुझे ऐसी वैल्यू घटानी है दोस्तों ताकि कोई भी दो वैल्यू बराबर हो जाए। इसका मैं कितने भी गुणा करके घटाऊं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जबकि इस C3 को, इस कौन से को, C3 को मैं अगर 8 से गुणा करके घटाऊं तो मेरे पास काफी कुछ वैल्यू देखने को प्राप्त होगी। कैसे, मैं C1 में से घटाता हूं, यानी मुझे इस 49 में से घटाना है, इस 39 में से भी घटाना है और इस 10 में से भी घटाना है। 49 माइनस 8 इंटू C3 गुणा किसे करना है, 8, ये 8। C3 की वैल्यू क्या क्या है, यहाँ है 6, यहाँ है 4 एंड यहाँ क्या है 1। तो यहाँ बाकी जो जितने भी कुछ लिखे हुए हैं दोस्तों C2 में और C3 में, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने दोस्तों पीछे वाले वीडियो में देखा था, किसी भी चाहे C1 C2 C3 की बात करो, किसी स्तंभ की बात करो, चाहे पंक्ति में, ऐसा गुणधर्म लगाया जा सकता है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ रही है, देखिए हम यहाँ ऊपर की साइड में लिख देते हैं। यहाँ आएगा 49 में से मुझे घटाना है 6, 49 ये ला 6 इंटू 8 यानी 48, इसमें से ये घटाएंगे ओनली 1 बचेगा। क्या बचेगा, ओनली 1। ठीक है, ये 39 माइनस 8 4 जा क्या होता है 32, 39 माइनस 32 बचेंगे 7, ये आ गया मेरे पास 7। 10 माइनस 8 यानी 2, ये लिख दिया मैंने 2। 1 7 2 1 7 2 6 4 1 6 4 1। ये दोस्तों हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया है इसको देखने पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, यहाँ क्या है, C1 जो है वो बराबर है किसके, C2 के। हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, यदि किसी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ यदि समान हो तो उस दिए गए सारणिक का मान क्या होता है दोस्तों, 0। ये हमारा आज का एग्जाम्पल नंबर जो 8 था वो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। क्या किया था हमने, इस C1 में से मैंने इस C3 का 8 गुना घटा दिया। जैसे ही मैंने ये घटाया तो बाद में C1 और C2 की वैल्यू सेम हो गई, और जो यदि दो C1 C2 बराबर हो तो वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम जो एग्जाम्पल नंबर 9 है उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9 है ABC। पहले मैं सेम टू सेम यही वापस लिखता हूँ। देखिए दिया गया डिटर्मिनेंट है 1 1 1, ABC, B प्लस C प्लस A और A प्लस B। इसकी भी वैल्यू उसी प्रकार से ज्ञात करनी है,
इसका भी आप प्रसार नहीं कर सकते, लिखा है इसका बिना प्रसार किए मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ सीधा दिख रहा है, यहाँ BC आ रहा है, यहाँ AC आ रहा है, यहाँ AB आ रहा है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ये C2 वाला और ये C3 वाला, इन दोनों को जैसे ही जोड़ूंगा तो यहाँ हो जाएगा ABC ABC ABC, तीनों में से ABC कॉमन ले लेंगे, मेरे पास 1 1 1 बचेगा। किस प्रकार से देखिए, मैं संक्रिया लगाता हूँ C3 में, किस में संक्रिया लगा रहा हूँ? C3 में। जिसमें संक्रिया लगाई जाती है दोस्तों, उसके अलावा जो भी आ रहा है उसका कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर मैं C3 में लगा रहा हूं तो मेरे पास ये जो लिखे हुए हैं ये हमारे पास सेम टू सेम बने रहेंगे। तो देखिए BC मैं क्या करता, C3 में मैं जोड़ रहा हूं C2, तो यहाँ आ जाएगा BC और A, तो यानी ABC, ये तीन हो गए। इस C को AC में जोड़ेंगे तो आ जाएगा A, ये B और ये C को AB में जोड़ेंगे तो A, ये B और ये C, ये आ गया दोस्तों। हमारे पास देखिए ABC ABC और ABC, जो C3 है इन सब में ये कॉमन आ रहा है, तो मैं ABC कॉमन ले लेता हूँ। ABC कॉमन लेते ही जैसे ये बचेगा A प्लस B प्लस C, ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया मेरे पास 1 1 1, ये तो सेम है, यहाँ बचेगा A B C, यहाँ 1 1 1, सेम यही संक्रिया यहाँ लग रही है कि C1 जो है वो बराबर है किसके, C3 के। यदि किसी सारणिक में दो स्तंभ बराबर हो तो सारणिक की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A प्लस B प्लस C, ये तो सेम है, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0। इसके कारण इसको जब 0 से गुणा किया जाएगा तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जो हमारा क्वेश्चन नंबर यानी जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, उस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 भी यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। इन दोनों में से कौन सा आपको एग्जाम्पल नंबर अच्छा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है उसके बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया हुआ है एक सारणिक। इस सारणी का मान भी हमें निकालना है, परंतु इसका प्रसार नहीं करना है। तो इसका प्रसार बिना किए दोस्तों हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ ABC की फॉर्म में दिए हुए हैं, AB BC और AC, ये MNP के रूप में दिया हुआ है, ये XYZ के रूप में दिया है। यानी इनमें C1 C2 C3 के रूप में कोई संक्रिया नहीं लग रही है। अब इनमें संक्रिया ये लगानी पड़ेगी R1 R2 R3 के रूप में। अब यहाँ देखिए पहले मैं जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो लिख देता हूँ। यहाँ A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, सेम इसी प्रकार से ये दिया हुआ है M माइनस N, N माइनस P, P माइनस M, और ये नेक्स्ट वाला है X माइनस Y, Y माइनस Z और Z माइनस X। तो यहाँ एक चीज का पता चल रहा है दोस्तों, अगर मैं इस A माइनस B में ये B माइनस C और C माइनस A जोड़ दूं तो ये A प्लस का ये A प्लस माइनस का कट जाएगा, ये B प्लस माइनस का कट जाएगा, C B प्लस माइनस का कट जाएगा। तो मैं यहाँ एक संक्रिया लगा देता हूँ। संक्रिया लगाता हूँ मैं पहली पंक्ति में यानी R1 में, इस पूरे में संक्रिया लगा रहा हूँ, इन दोनों में कोई चेंज नहीं करना है। R1 में संक्रिया लगानी है और संक्रिया इस प्रकार से लगानी है कि R1 R2 और R3 इन तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास A माइनस B, इसमें मुझे जोड़ना है B माइनस C, इसमें मुझे जोड़ना है C माइनस A। ये हो गया इसके लिए। आगे वाला जो M माइनस N, इसमें मुझे जोड़ना है N माइनस P, N माइनस P, इसमें मुझे जोड़ना है P माइनस M, P माइनस M। ये सेकेंड वाला भी हो गया। अब ये थर्ड X माइनस Y वाला, X माइनस Y प्लस Y माइनस Z, Z माइनस X, Y माइनस Z और Z माइनस X, ये हमने लिख दिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, बाकी जो R2 और R3 है उसमें कोई भी चेंज करना ही नहीं है। ये B माइनस C, ये C माइनस A, और यहाँ लिख दिया N माइनस P और P माइनस M। यहाँ आ जाएगा Y माइनस Z और Z माइनस X। यहाँ तक हमने लिख दिया। ये देखिए A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, इसमें भी M से M कट गया, P से P कट गया, N से N कट गया, X Y और ये Z सारे कट गए। यानी जो R1 की वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से बची। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए
R1 जो है उसमें बचेगा यहाँ 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। R2 और R3 सेम के सेम लिखे हुए हैं, B माइनस सी, C माइनस A, N माइनस P और P माइनस M, Y माइनस Z, Z माइनस X। ये बच गया दोस्तों। इतना लिखने के बाद हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव यदि 0 हो जाए तो सारणिक का मान भी 0 होता है। तो यहाँ R1, यहाँ लाइन लिख देना, यहाँ R1 के सभी अवयव 0 है, यहाँ R1 के सभी अवयव 0 है, अतः इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 0 यानी 0। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 था दोस्तों, कंप्लीट होता है। अब हम आगे वाला जो एग्जाम्पल नंबर है वो 11, उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 11 इस प्रकार से है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि इस पूरे के बराबर आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल है, सेम ऐसी हमने एक कल प्रॉपर्टी भी देखी थी। अब इस प्रॉपर्टी के लिए क्या वैल्यू आती है वो हमें थोड़ी ध्यान में भी रखनी है दोस्तों। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है, हमें अगर ध्यान में है कि क्वेश्चन जैसे ही हम करेंगे हमें पता चल जाएगा ये वैल्यू कैसे आती है, तो हमें रटने वाली कोई दिक्कत नहीं है, हमें नॉर्मल सा ये पता रह जाएगा ये इसके बराबर होता है, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे ऐसी वैल्यू दिखते ही हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड LHS में मुझे दिया हुआ है 1 1 1 x y z और यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं दोस्तों, पहले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं x में से y घटाऊँ 0 बचेगा, क्योंकि मुझे x और y की कंडीशन नहीं दी हुई है, पता ही नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। यहाँ ऐसा जरूर बनता है, इस एक में से मैं अगर ये एक घटाऊं तो 0 बचता है, इस एक में से ये घटाऊं तो 0 बचता है। मैं संक्रिया कौन सी लगा रहा हूं वो देखिएगा, मैं एक R1 में संक्रिया लगाता हूं इस प्रकार से कि R1 माइनस R2, R1 में मैंने संक्रिया लगाई है R1 माइनस R2, कंपल्सरी नहीं है दोस्तों आप R1 में लगाओ, आप R2 में लगा सकते थे, R3 में लगा सकते थे। मुझे 2 बार ये संक्रिया लगानी है, एक तो R1 में लगा दी, एक इन दोनों में से किसी एक में और लगा दो। मैं लगे हाथ कंटिन्यू लगा देता हूँ, एक R2 में लगा देते हैं। R2 में भी एक संक्रिया लगानी है कि R2 में माइनस कर देना है R3 को। अब ये क्या क्या लगाया वो यहाँ देखिएगा। R1 में संक्रिया लगाई मैंने, R1 इस पूरी पंक्ति में से मुझे ये पंक्ति घटानी है, तो मेरे पास बचेगा यहाँ 1 माइनस 1 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो R1 बन गई। अब इसमें से मुझे ये घटाना है, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 1 वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। परंतु ये जो R3 है इसमें किसी प्रकार का कोई संक्रिया नहीं लगाई गई है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं इसको आगे लिखता हूँ दोस्तों, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और ये रहा 1, ये 3 अवयव हो गए। यहाँ लिखा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z, और आगे क्या लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है दोस्तों प्रसार करना है या नहीं करना है, इसमें हम प्रसार कर सकते हैं। अगर प्रश्न में दिया हुआ कि प्रसार यानी विस्तार नहीं करना है तो मत करना, अगर कहीं पर भी नहीं लिखा है तो हम प्रसार कर सकते हैं। प्रसार उसी से करते हैं जिसमें 0 ज्यादा हो, तो इसमें यहाँ C1 में 0 ज्यादा है, C1 से प्रसार करने पर क्या कर रहे हैं, C1 से प्रसार यानी विस्तार कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ये 0 होता है प्लस का हो चाहे माइनस का, 0 किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा। ये होता है माइनस का, ये भी 0 हो जाएगा ऑल ओवर, प्लस 1। इस 1 के लिए दोस्तों जो लघु सारणिक है वो देखिए ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये वाला कुछ आ रहा है। क्या आएगा देखिए, मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ गुणा में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। पहले यहाँ लघु सारणिक भी लिख सकते थे, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन y माइनस जेड और इसको गुणा करना है मुझे
किससे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। यहाँ देखिए ये फ्रेंड ये तो जीरो है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसी संख्या को एक से गुणा करेंगे उसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई, यहाँ ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, ये होती है आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ लगाता हूँ, देखिए एक बार तो आएगा y प्लस जेड और दूसरी बार में आएगा y माइनस जेड। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये माइनस का चिन्ह, ये जो लिखा है मेरे पास y माइनस जेड वो एच डी लिख दिया मैंने। इसके अलावा ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें एक बार तो मेरे पास प्लस का आएगा और एक बार मेरे पास में माइनस का आएगा। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन आता है वो भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लिखा x माइनस वाई, यहाँ पर भी लिखा x माइनस वाई, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ लिखा y प्लस जेड, इधर y प्लस जेड नहीं है तो कॉमन नहीं लेना है। y माइनस जेड दोनों पक्षों में है तो मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ y माइनस जेड। तो अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास y प्लस जेड, ये दोनों कॉमन आ गए। इधर देखिए y माइनस जेड कॉमन ले चुका हूँ मैं, ये बचेगा x प्लस वाई, परंतु चिन्ह माइनस का है, इस माइनस का होने की वजह से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस x माइनस का y। ये देखिए y से तो y कैंसिल हो गया। अब मेरे पास ये बच गया कि x माइनस वाई, y माइनस z और यहाँ बच गया z माइनस x। ये दोस्तों वो लाइन बची है जो मैं प्रूव करनी थी, नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ये बच गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। दोस्तों आगे इस क्वेश्चन को जैसे ही हम प्रयोग करेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो उस क्वेश्चन में इस रूप में भी दिया जा सकता है। यहाँ तो 1 1 1 दे दिया, x y z जो है वो तीनों अलग अलग है, x y और z तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसमें a b c दिया जा सकता है। यहाँ x दे दिए, यहाँ p दे दे, यहाँ q दे दे, कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ ऐसा भी दिया जा सकता है a, यहाँ b, यहाँ c, और यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा c का स्क्वायर, चीज सेम है दोस्तों। तब ये आंसर आएगा कि x माइनस वाई, ये रहा y माइनस जेड। x माइनस वाई कैसे किया, ये देखिए मैंने शुरुआत में संक्रिया लगाई थी, x यानी r1 में से r2 घटा दिया, इसलिए आया x माइनस वाई। सेकेंड में दूसरा मुझे चाहिए y माइनस जेड, यानी r2 में से मैंने घटाया r3, ये मेरे पास बच गया y माइनस जेड, ये बच गया। इसके अलावा जो भी आया था उसके बाद मैंने इसका प्रसार कर दिया। अगर ये पूछा जाता है जिसका आंसर होता a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। ये दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 भी यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ये किस प्रकार लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अब हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है वो किस प्रकार का है। ये है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है, बिना प्रसार के हमें सिद्ध करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, q प्लस आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई जो बराबर है वो दुगुना है किसका, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, थोड़ी सी एक चीज का पता होना चाहिए। तो जैसे मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करता हूं, इस बात का पता होना चाहिए कि ये बी सी आ रहा है, यहाँ क्यू आर आ रहा है, यहाँ वाई जेड आ रहा है, यानी हम R1, R2, R3 में किसी का संक्रिया नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, किसी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं लगेगी, क्योंकि मैं इसमें घटाता हूं तो B और Q, C, R ये मिक्स हो जाते हैं, जबकि मुझे तो A, B, C अलग अलग चाहिए, P, Q, R ये भी अलग अलग चाहिए, X, Y, Z भी अलग अलग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, संक्रिया में इनमें लगा सकता हूँ C1, C2, C3, इनमें से किसी में भी आपस में संक्रिया लगाई जा सकती है, ताकि ये बी सी को जोड़ेंगे तो भी ये वैल्यू आएगी, जोड़ेंगे तो भी, और घटाएंगे तो भी ए बी सी के रूप में ही वैल्यू आएगी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, ये एक बार जो डिटर्मिनेंट में दिया गया है ये मैं वापस लिख रहा हूँ, एक बार सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ आ रहा है क्यू प्लस आर, यहाँ वाई प्लस जेड, यहाँ लिखा हुआ है आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ये दोस्तों मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, C1 में से C2 को घटा लेता हूँ।
किसी भी एक पंक्ति में से किसी भी एक स्तंभ में से मुझे दूसरा स्तंभ घटाना है। चाहे आप C1 में से C2 घटाओ, चाहे C2 में से C3 घटाओ, या C3 में से C1 घटाओ, किसी भी एक में से घटाना। तो मैं पहले वाला ही घटा लेता हूँ। तो C1 में संक्रिया लगा रहा हूँ C1 माइनस C2, इस पहले वाले में से ये पहले वाला घटाना है। तो ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा वो देखते हैं। जब C1 में से C2 घटाया जाएगा तो यहाँ आएगा, देखिए B प्लस C माइनस, ये घटाएंगे तो घटाने पर ये दोनों चिन्ह माइनस और C माइनस A हो जाएगा। तो यहाँ देखिए C से C तो कट गया, यहाँ बच गया B माइनस A। यहाँ क्या बचेगा B माइनस A। C1 में संक्रिया लगा रहे हैं, यहाँ बचेगा Q प्लस R, ये रहा Q प्लस R। इसमें से मुझे घटाना है R प्लस P, यानी ये भी माइनस के हो जाएंगे R और P, R से R कट गया, Q माइनस P, Q माइनस P। ठीक है, यहाँ Z से Z कट जाएगा, Y माइनस X, Y माइनस X। तो यहाँ ये बाकी दोनों C2 और C3 है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। यहाँ लिखा हुआ है A प्लस B, ये रहा P प्लस Q, यहाँ X प्लस Y। ये आ गया फ्रेंड। अब क्या करेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ ये A और B के रूप में है, यहाँ पर भी A और B के रूप में है, ये तो A और C के रूप में है। ये C1 और C3 सेम है, इनमें एक चेंज है, ये A प्लस का है, ये A माइनस का है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, A से एक कट जाएगा, केवल B बचेगा मेरे पास में। ये 2B बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, ये केवल B बचेगा, यहाँ Q और यहाँ Y बच जाएगा। तो मैं संक्रिया किस में लगाता हूँ, इस पहले वाले में। क्या करते हैं, संक्रिया मुझे इस प्रकार से लगानी है, मैं इसमें ये वाला जोड़ रहा हूँ। C1 में संक्रिया लगाई जा रही है, C1 में संक्रिया इस प्रकार से कि C1 प्लस C3, इन दोनों को जोड़ना है। तो हम यहाँ संक्रिया लगा देते हैं। देखिए जैसे ही संक्रिया लगाई जाएगी तो मेरे पास में क्या आएगा, B प्लस B, ये तो हो जाएगा 2B, 2B, A से A कट गया, यहाँ Q ये हो जाएगा 2, ये 2Q, जबकि P कट गया, और यहाँ Y प्लस Y 2Y हो जाएगा, X कट जाएगा, ये हो गया मेरे पास 2Y। ठीक है, यहाँ C प्लस A, यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है C प्लस A, आगे आ रहा है R प्लस P Z प्लस X, ये आ गया। और तीसरा जो है A प्लस B, और यहाँ आ रहा है P प्लस Q X प्लस Y, ये आ गया फ्रेंड। अब तो देखिए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ ये 2 और 2 आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, और 2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचेगा, देखिए इस प्रकार 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन रहने के बाद यहाँ आ गया 2, ये मेरे पास बच गया B, यहाँ Q और ये Y, ये C1, ये C2, ये C3। अब यहाँ एक चीज़ और दिख रही है, यहाँ देखिए A और C है, इसमें तो B है ही नहीं, इसमें A B P Q X Y है। इन सब में से यानी C3 में, कौन से में, C3 में एक संक्रिया इस प्रकार से लगा दी जाए कि इसमें से B घटाऊं तो ये A बचेगा, इसमें से Q घटाऊं तो P बचेगा, इसमें से क्या घटा दूं Y तो X बचेगा। तो संक्रिया लगा देता हूं C3 में। C3 में संक्रिया लगेगी, C3 में से C1 घटाओ, यहाँ घटा देते हैं। देखिए ये तो B, ये Q और ये Y तो सेम, यहाँ आ रहा है C प्लस A, यहाँ आएगा R प्लस Q, R प्लस P, और यहाँ आ रहा है Z प्लस X। इसमें से B घटाऊंगा तो बचेगा A, यहाँ बचेगा Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर देखिए P, यहाँ बचेगा X, ये बच गया। देखिए एक तो चाहिए था A P X, ये रहा मेरे पास A, ये रहा P और ये रहा X। उसके बाद चाहिए B Q और Y, ये रहा B Q Y। अब चाहिए C R और Z, ये रहे मेरे पास C R और Z। इसमें A P और X एक्स्ट्रा है तो ये घटा देते हैं, तो C2 में से C3 घटा देते हैं। संक्रिया करेंगे C3 में, और C3 में से C2 घटाना है, तो यहाँ इस प्रकार से आएगा B Q Y, यहाँ ये एक तीनों घट जाएंगे, यहाँ C R और Z बचेंगे, C R Z और A P X, ये बच गया। इसके बाहर गुणा में मेरे पास 2 लिखा हुआ, ये रहा 2, ये 2, यहाँ तक हमने लिख दिया। अभी तक आंसर नहीं आया है
स्टूडेंट क्या है, यहाँ देखिए ए बी सी है तो यहाँ बी सी ए है, इनको आगे पीछे नहीं लिख सकते, इनका क्रम भी यही होना चाहिए तब हमारा आंसर गिना जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर बन गया पर एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में हल कर सकते हैं। कैसे किया था हमने, सबसे पहले यहाँ ये देखिए बी सी ये इस प्रकार से दिया था, किसी भी एक स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटाया मैंने, जैसे स्तंभ को घटाया तो ये मेरे पास इस प्रकार से कुछ आ गया बी माइनस ए, ये बी माइनस ए आया और यहाँ पर ए और बी आ रहे हैं, ए और बी और ए, इन दोनों को जोड़ दिया, जैसे ही दोनों को जोड़ा तो ए हट गया केवल बी बच गया, ये टू बी टू क्यू टू बचा था, टू कॉमन ले लिया, अब बी क्यू वाई बचा था, इसको बी क्यू वाई यहाँ घटा दिया, ये बच गया, इसको फिर इसमें से घटा दिया, अब ये बच गया। अब यहाँ दोस्तों एक संक्रिया और लगानी है, हमने यहाँ देखा था कि यदि किसी एक डिटर्मिनेंट में किसी भी पंक्ति को या किसी भी स्तंभ को किसी दूसरी पंक्ति या किसी दूसरे स्तंभ से परिवर्तित कर दिया जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो उस सारणी की क्या होती है, ऋणात्मक वैल्यू होती है। जैसे किसी कोई डिटर्मिनेंट ए है, उस डिटर्मिनेंट ए में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को दूसरे पंक्ति या स्तंभ से बदल दिया जाएगा तो हमारे पास माइनस का सिंबल आ जाएगा और बाकी वैल्यू सेम वही आएगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों किस प्रकार से, क्या मुझे क्या चाहिए, सी आर और जेड लास्ट में चाहिए जबकि मेरे पास बीच में है, तो मैं यहाँ एक संक्रिया लगा देता हूँ। संक्रिया ऐसी लगेगी कि जो C2 है वो तो जाएगा कहाँ पर, C3 की जगह, C3 जो है वो जाएगा कहाँ पर, C2 की जगह, यानी C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा बचेगा कि ये 2 मेरे पास काउंट है, मैंने अभी बताया कि चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ये मेरे पास माइनस का चिन्ह आ गया। अब ये तो सेम है, ये B ये Q और ये Y, यहाँ आ जाएगा A R A P X, ये C R Z, ये C ये R और ये Z। अब भी दोस्तों आंसर नहीं आया, मुझे क्या चाहिए, ये तो लाइन आ गई, अब इन दोनों का भी आपस में चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, C1 और C2 जो है आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये जब इंटरचेंज करेंगे तो एक बार माइनस का चिन्ह और कॉमन आएगा मेरे पास में, माइनस का चिन्ह और कॉमन आने के बाद में ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा और बाद में मेरे पास बचेगा यहाँ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था उसकी राइट हैंड साइड आ गए दोस्तों। नीचे नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, नीचे नीचे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एक दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, प्रश्न ऐसा दे दिया जाए, इसके सभी जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दे दिया जाए और जो सभी स्तंभ है उनको पंक्तियां बना दिया जाए। यानी ये प्रश्न दे दे B प्लस सी, ये C और A, ये A और B यहाँ आ जाए और ये वाला स्तंभ, यानी इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए। ये जो इसका, ये मान लेता हूँ कोई भी एक डिटर्मिनेंट है तो इसका जो ट्रांसपोज कर दिया जाए तो बाद में इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा ABC PQR XYZ। सेम यही प्रोसेस लगेगी दोस्तों, उसमें मात्र ये चेंज आ जाएगा, इसमें ये ABC और AC यहाँ इस प्रकार से है तो इसलिए मैंने संक्रिया लगाई है, सारी की सारी किस में लगाई है, इस सारे के सारे स्तंभों में, सारे के सारे स्तंभों में, उसके बाद में सारे के सारे पंक्तियों में लग जाएगी अगर वैसा दिया जाएगा तो। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर जो 13 है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या दिया गया है हमें, यह है दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 दिया गया है। यदि एक्स वाई जेड सभी अलग अलग हो, यानी x बराबर y नहीं है, y बराबर z नहीं है, z बराबर x नहीं है, यानी सभी अलग अलग है, तथा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब 1 प्लस वाई का क्यूब 1 प्लस जेड का क्यूब, ये सारी जो डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो हमें सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड बराबर कितना है माइनस का 1। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसकी बात करता हूँ। इस डिटर्मिनेंट के लिए मैं यहाँ एक बार ये लिख देता हूँ कि एक्स वाई जेड सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दोस्तों हमने जब पढ़ी थी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट उसमें क्या देखा था, यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई संख्या या
जोड़ी जा रही है तो उनको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये वाले दो अलग अलग रूपों में लिखा जा सकता है। यहां आ जाएगा देखिए 1 1 1 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा कि एक्स वाई जेड, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा एक्स का क्यूब, यहाँ वाई का क्यूब और यहाँ आ जाएगा जेड का क्यूब। क्या कर दिया, जो मेरे पास C3 था, जो मेरे पास C3 है उस C3 में 1 प्लस एक्स का क्यूब, 1 प्लस वाई का क्यूब, 1 प्लस जेड का क्यूब है। तो 1 1 1 तो यहाँ आ गए, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ये आ गए। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 थी दोस्तों, हमने पीछे वाले वीडियो में भी देखी थी। अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसा है, इस पूरी पंक्ति R1 में x x x है तो मैं x कॉमन ले लेता हूं। इसमें क्या कॉमन है, y, तो इसमें से y कॉमन आ जाएगा। इन तीनों में z कॉमन है तो ये कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूं, देखिए मेरे पास कॉमन आ गया x, एक तो एक आ गया y, एक आ गया z। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 1, एक्स स्क्वायर में से x ले लिया x, यहाँ बच गया x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 y y स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 z z स्क्वायर, ये इसकी जगह बच गया। अब इसमें देखिए दोस्तों ये दोनों सेम ही हैं परंतु लिखे हुए आगे पीछे हैं। आगे पीछे लिखे हुए होने की वजह से इनको मैं सेम बनाता हूँ। देखिए मुझे इस एक को यहाँ तक लेके आना है तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ C2 इंटरचेंज C3, यानी C2 और C3 को आपस में चेंज करने पर हमें देखा था, अभी क्या देखा था, जैसे इनको चेंज किया जाता है इनकी वैल्यू जैसे होती है मैट्रिक्स के बाहर, जो डिटर्मिनेंट के बाहर है चिन्ह आ जाता है माइनस का, तो ये वापस लिखता हूँ। देखिए ये एक्स वाई जेड, यहाँ आ जाएगा 1 1 1 और यहाँ आ गया एक्स का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर और ये आ गया जेड का स्क्वायर। वैल्यू किसकी आ गई, माइनस की, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है। परंतु इनको अभी और चेंज कर देते हैं, और चेंज करें किसमें, इंटरचेंज करें C1 इंटरचेंज C2। C1 को किसमें चेंज करते हैं, C2 में। एक माइनस का चिन्ह निकल के और आ जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, और मेरे पास में यहाँ डिटर्मिनेंट बचेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बच गया मेरे पास एक डिटर्मिनेंट, प्लस ये आ रहा है एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और आगे आ रहा है जेड स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड, ये सेम वही बन गया जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल नंबर 11 किया था। हमने क्या देखा था, यदि ऐसा दिया गया हो, ये 1 1 1 या एक्स वाई जेड हो, चाहे ABC के रूप में हो, तब इसकी वैल्यू क्या होती है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स होता है। यहाँ देखिए दोनों सेम ही हैं, मैं दोनों जगह वही मान लगाऊं उसके बजाय मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, यहाँ तो ये सारणिक पूरा कॉमन आ जाएगा, इसकी जगह बचेगा केवल 1, यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों मैं पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ ये डिटर्मिनेंट आ गया 1 1 1, यहाँ मेरे पास बच गया एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए और मेरे पास इस पूरे की जगह मेरे पास बचेगा केवल 1, ये आ गया 1, प्लस ये भी पूरा कॉमन आ गया, यहाँ बच गया एक्स वाई जेड, यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में दिया था ये सारा 0 के बराबर है, इसके बराबर कितना 0, इसके बराबर भी 0, इस पूरे के बराबर भी 0, तो यहाँ पर भी ये किसके बराबर है 0 के। यहाँ देखिए हमने जो क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल किया था अभी पीछे वाला, उसके हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही होती है। अभी हमने सिद्ध भी किया था। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा 0 हो तो उनमें से क्या होगा, या तो प्रत्येक संख्या 0 है या इनमें से कोई भी एक संख्या 0 जरूर है। यदि मैं x माइनस वाई बराबर 0 रखता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है x माइनस, यहाँ से प्राप्त होता है x बराबर y, यहाँ से मुझे प्राप्त होता है y बराबर z, यहाँ से मुझे प्राप्त होता है z बराबर
x, जबकि मुझे प्रश्न में सीधा ही क्लियर कर दिया गया था कि सभी x y z अलग अलग है, यानी प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि ये बराबर है ही नहीं, तो हम इन तीनों को तो बराबर रख ही नहीं सकते। मैं केवल ये रख सकता हूं 1 + x + y + z। यहां हम लाइन जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि क्या लिख सकते हैं, x ≠ y, y ≠ z और z ≠ x। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं 1 + x y z = 0, तो यहां आ जाएगा x y z, ये प्लस का 1 आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। और यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों।